ठीक है, सबका ध्यान सामने। तो लाइंस एंड एंगल्स आप लोगों की बुक में 6th चैप्टर है, ठीक है। इनफैक्ट इसके पहले जो चैप्टर आता है चैप्टर 5, वहां से ज्योमेट्री वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। ज्योमेट्री में हम लाइंस, पॉइंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए सारे की डेफिनेशन सबसे पहले आती है चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री बेसिकली एक यूरोपियन मैथमेटिशियन था जिसने सारी चीजों को डिफाइन किया था, और उसके बेसिस पे ज्योमेट्री, मतलब ये बोला जाता है कि सबसे पहले उसके जो वर्क थे उनको फाउंडेशन माना गया है, ठीक है, मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन में। फिर उसके नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस देखेंगे एंगल्स और लाइंस की। तो सबसे फर्स्ट आपको जो दिख रहा है, ये वाले सिंबल का मतलब सब जानते हो ना, क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा सिंबल है ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। यहां पर लिखा है x लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। तो मतलब x, अगर ये कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, अक्यूट एंगल। क्लियर। अगर इस एंगल की वैल्यू बन रही है 90 डिग्री, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और अगर ये एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। और सिमिलरली अगर ये एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर एंगल 180 से 360 के बीच में आता है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबको ये क्लियर है, ठीक है, सबको ये पता है, याद रहेगा ये वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं पूछूंगा, आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सारी वैल्यूज। और मेरे ख्याल से क्लास 8 में 7th में ये सब पढ़ते भी होंगे आप। ओके, हटा दो फिर इसको। मैं आगे बढ़ते हैं कुछ और टर्म्स की तरफ। जैसे ये कौन से एंगल लिखे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो जैसे कोई एंगल बनता है ना, तो वो किसके बीच में बनता है, दो आर्म्स के बीच में बनता है। ये एक आर्म है और इस आर्म का नाम क्या है, आर्म BC। और सेकेंड जो आर्म बन रहा है वो कौन सी है, BD। और उसका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, B। तो इस एंगल का जो नाम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल DBC। क्या ये क्लियर हो गया सबको। सिमिलर वे में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम बताओ मुझे, क्या है, एंगल ABC, ABD, एंगल ABD। क्या ये क्लियर हो गया। अब दोनों आर्म में, दोनों एंगल्स में एक आर्म जो है वो क्या है, कॉमन। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंगल्स बनते उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको, एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक रे। यहां पर एक रे बन रही है, क्लियर ये चीज, ठीक है। अच्छा, एंगल ABD, एंगल ABD और एंगल DBA, ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन है बताओ। ABD और DBA, ये दोनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ABD और DBA, ये दोनों एंगल सेम है। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते जो B वाला वर्टेक्स है वो कहां पर आना चाहिए, सेंटर पे। क्या ये क्लियर है सबको, जिस वर्टेक्स पे बन रहा है। नेक्स्ट जो दो एंगल दिख रहे हैं वो एंगल्स को देखो। ये वाला नाम क्या लिखा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर, सबका ध्यान इधर पे सामने होना चाहिए ना, तुम लोग लेट आ रहे हो, उसके बाद इधर उधर टाइम पास नहीं करना, अभी ध्यान से सुनो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, जैसे अगर आपको ये AC दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में कोई एक पॉइंट है B, और यहां पर ये जो BD है, BD को क्या बोलेंगे हम, एक रे बोलेंगे। लाइन जो होती है वो दोनों तरफ से एंडलेस होती है, लेकिन जो रे होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से एंडलेस होती है। क्लियर ये चीज। तो इस लाइन में एक रे स्टैंड कर रही है। तो ये वाले जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों पेयर्स को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों एंगल्स मिलके। क्लियर ये चीज। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को अगर डिफाइन करना है, तो ये एक टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दो लाइंस दिख रही है। फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है, AB। सेकेंड वाली लाइन कौन सी है, CD। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रही है, ठीक है। और इसके कारण टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये,
दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। क्लियर है ये चीज? तो इन दोनों एंगल्स को, इस एंगल का नाम क्या होगा बताओ तो? नहीं, राइट एंगल कैसे है? नहीं, ऐसा देखने में जो दिख रहा है वो नहीं, एंगल का नाम पूछ रहा हूं तो नाम मतलब ए ओ बी। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? एंगल ए ओ डी। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन है एंगल एओडी। इस वाले एंगल का क्या नाम है बताओ? एंगल सी ओ बी। ये जो दोनों एंगल्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ऐसे कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको? एक ये हो गया पेयर, और दूसरा ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो गया। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तो आप लोगों को पता है, जैसे अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। और नहीं कट करेगी तो क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग, या जिसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब ये बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दो लाइन एक दूसरे को कट भी ना करे और एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो? सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है पॉसिबल। हाँ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? दो सिचुएशन है, यहां लाइन पैरेलल है, वहां लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो? बताओ एग्जांपल। तो यस, ऐसा पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है? अगर एक लाइन यहां पर है और दूसरी लाइन यहां पर है, तो ये दोनों लाइन को हम पैरेलल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो इन लाइंस में और ये जो मैंने लाइंस बताई उसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर जो लाइन है, ये लाइन क्या है? टू डायमेंशनल प्लेन में है, 2D में है, क्योंकि ये बोर्ड एक टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अभी जो मैंने लाइन के एग्जांपल, ये लाइन कहां पर है? 3D में है, 3 डायमेंशनल प्लेन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ना ही कट करे और ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो, उन्हें कहा जाता है स्क्यू लाइंस। और वो लाइन तभी पॉसिबल होती है जब वो कहां पर हो? 3 डायमेंशनल स्पेस में हो। क्लियर ये चीज? तो ये थर्ड केस है, हालांकि आप लोगों में फिलहाल यहीं तक है इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस के बारे में। ये क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहां से आपका एक्चुअली कुछ थ्योरम और स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले एक्सियम है 6.1 आपकी बुक में। एक्सियम एक्चुअली एक स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, मतलब एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट जो कि ट्रू होंगे। अभी जैसे आप लोग ना 9th क्लास में ज्योमेट्री में कई तरह के थ्योरम्स पढ़ोगे। थ्योरम्स इस एक स्टेटमेंट होती है जिनको प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस ने उस थ्योरम को डेवलप किया है, उसका प्रूफ किया है कहीं ना कहीं, तो ज्योमेट्री पे बेस्ड है। वैसे ही कई सारी चीजें होती है जिसमें एक आता है थ्योरम जिसके प्रूफ की जरूरत होती है। एक्सियम, ये इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जिनकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं ज्योमेट्री में। जैसे कि इस एक्सियम की स्टेटमेंट क्या दिख रही है, पढ़ो। If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। जैसे इसके बारे में बता रहा है, ये लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करेगी तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर ये चीज? और इस एक्सियम को बोलते हैं एलपीए एक्सियम, मतलब कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले एक पेज आप खाली छोड़ दो अपनी नोटबुक का, और सेकंड पेज से यहां से लिखना चालू करना। एक पेज क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो एंगल्स की जो डेफिनेशन थी वो सब लिखोगे तुम लोग बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एलपीए एक्सियम। एलपीए एक्सियम, और इसकी स्टेटमेंट लिखना और लर्न भी कर लेना। स्टेटमेंट है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line
then the sum of two adjacent angles, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. So formed is 180 degree. लिखा सबने ये एक्सियम और क्लियर हुआ ना? इस एक्सियम को लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सियम 6.2. इस एक्सियम का नाम है कन्वर्स ऑफ एलपीए. कन्वर्स का मतलब पता है क्या किसी को? नहीं पता? ओके, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. अगर मैंने एक स्टेटमेंट बोली, अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है? और दूसरी स्टेटमेंट बोली, तुम लोग फेल हो गए हो मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की थी. समझ रहे हो ये चीज? तो पहली कंडीशन में मैंने क्या बोला? इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल बी फेल्ड, ठीक है? इफ एंड देन, ये उसका कंक्लूजन हुआ. दूसरी बार मैंने क्या बोला? अगर तुम फेल हो गए तो तुमने पढ़ाई नहीं की थी. तो दूसरी स्टेटमेंट और पहली स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. इफ और देन को मैंने पलट दिया. समझ गए ना ये चीज? वैसे ही यहां पर क्या बोल रहा है? अगर कोई रे एक लाइन में स्टैंड करती है तो जो पेयर बन रहा है एंगल के, वो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. अब अगर इसको मैं पलट दूं, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो क्या बता रहा हूं. जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है, तो इसमें ये वाली आर्म क्या है? दोनों एंगल के लिए कॉमन है. तो ये दोनों आर्म्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन आर्म्स बोलेंगे. तो ये दोनों आर्म मिलके क्या बनाएंगी? स्ट्रेट लाइन बनाएगी. समझ गए ना ये चीज? तो फर्स्ट एग्जाम में हमने बोला कि अगर कोई लाइन कोई रे अगर एक लाइन में स्टैंड करती है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. और यहां पर इसका कन्वर्स है, इसमें बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएंगी? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी. समझ गए ये चीज? ठीक है, तो लिखो इस एक्सियम को. If the sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms, then the non-common arms of the angle of the angles form a line, form a line. हाँ, ओके, एक बार फिर से समझ लो. देखो, एलपीए एक्सियम क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम क्या है? वो ये बोलता है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक लाइन है ए बी, है ना? इस पे एक रे स्टैंड कर रही है, इस रे का नाम क्या है? ओसी. तो ये जो दो एंगल बने, ये कौन सा एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए. इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. मतलब कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. क्लियर ये चीज? ये है लीनियर पेयर एक्सियम. अब इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ये बोलता है कि अगर हमें ये पता है कि एओसी और बीओसी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब आजू बाजू में आने वाले एंगल्स है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये पता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ए बी क्या है? उसका नॉन कॉमन आर्म है. इस वजह से आप इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो? जैसे इस एक्सियम को अगर हमें लिखना है, हम ये लिखेंगे, इफ AOB is a line, if AOB is a line and OC is a ray, और OC एक रे है, then एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना, ये बना एलपीए एक्सियम.
अब इसका कन्वर्स क्या बनेगा, अगर हमें ये लिखा है इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब हमें ये पता है कि ये 180 डिग्री है, देन एंगल एओबी इज अ लाइन। तो ये उसका कंक्लूजन हो गया कि वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। ये उसका कन्वर्स वाला स्टेटमेंट हो गया। क्या ये समझ में आया? इफ और देन वाली पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाँ, ओके, आगे बढ़ो, हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं थ्योरम वन पे। तो जैसे मैंने बताया थ्योरम्स को प्रूफ की जरूरत होती है, तो थ्योरम वन की पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखो थ्योरम वन, और इस थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, और इसे जनरली शॉर्ट फॉर्म में वीओए इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम में, जैसे एक्सियोम में सिर्फ स्टेटमेंट है, उसमें हमने कुछ प्रूफ नहीं किया, लेकिन अब थ्योरम्स में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो थ्योरम कैसे करेक्ट है। ठीक है, तो थ्योरम को लिखने का स्ट्रक्चर या प्रूफ करने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट लिखोगे, तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are equal। ये लिख लिया सबने स्टेटमेंट। अब हर थ्योरम की स्टेटमेंट में ना आपको दो चीज बहुत ध्यान देनी है, कि इफ के बाद क्या लिखा हुआ है और देन के बाद क्या लिखा हुआ है। तो इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। और देन के बाद क्या लिखा हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे बोलेंगे, या कौन कौन से यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, नाम बताओ मुझे। एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये फर्स्ट पेयर है। सेकेंड पेयर कौन सा है, एओ सी एंड बीओ डी। क्लियर ये चीज? तो यहां पर स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखोगे गिवन। इस थ्योरम में गिवन क्या है, तो गिवन इस थ्योरम की स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है जो इफ के बाद लिखा हुआ है। तो इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, दो लाइंस है, तो आप क्या लिखोगे, टू लाइंस। और लाइंस के नाम क्या क्या है बताओ यहां पर, ए बी एंड सी डी। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, ये गिवन में आएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो इस थ्योरम में जो देन के बाद लिखा हुआ है वाला चीज इस थ्योरम का हमें प्रूफ करना है। तो पढ़ के बताओ क्या प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ए ओ डी और बी ओ सी। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी के। ये इस थ्योरम में प्रूफ करना है। और ये सिर्फ एक पेयर नहीं है, दूसरा पेयर भी है। तो बताओ दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी। इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ। फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम जो आपको सामने दिख रहा है वो ड्रॉ कर लेना। हो गया, बन गया।
अरे ऐसी रफ पेन से बना लो, कोई जरूरत नहीं है स्केल पेंसिल की। ओके, इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा प्रूफ। तो अब जब जितने भी थ्योरम आपको ज्योमेट्री में बहुत से थ्योरम मिलेंगे, जैसे एक ये है, ट्राइंगल्स के अंदर काफी सारे थ्योरम्स आते हैं, सब में आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, उसमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। ओके, और उसके बाद मेन काम हमारा स्टार्ट होता है इस थ्योरम का प्रूफ करना। तो आप देखो, और कोई आंसर कर सकता है क्या कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एंगल्स, मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब दो एक्सियोम्स हमने पढ़े। कौन कौन से एक्सियोम्स है, एलपीए एक्सियोम और कन्वर्स ऑफ एलपीए एक्सियोम। तो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। नहीं पता? एलपीए एक्सियोम का फुल फॉर्म क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पर देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों किस पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम क्या बोलता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूं बताओ इसमें, एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ डी, प्लस इस एंगल का नाम क्या है, एंगल एओसी। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और रीजन में क्या आएगा, एलपीए एक्सियोम। समझ गए ना ये चीज। अब जैसे ये दोनों एंगल का सम 180, अभी मत लिखो पहले समझो, जैसे इन दोनों का सम 180 है, वैसे ही ये दोनों एंगल भी तो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है ना। तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो बताओ इस एंगल का नाम क्या है, एंगल एओसी, प्लस इस एंगल का नाम क्या है, एंगल सीओ, सीओ बी। यहां पर मैंने कुछ मिस किया ना, एओसी आएगा, हाँ। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, और रीजन क्या आएगा, एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम। क्या ये समझ में आया सभी को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला इन दोनों का सम 180, सेकंड में बोला इन दोनों का सम 180। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन 1 मानता हूं और ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब इक्वेशन 1 में राइट साइड में क्या दिख रहा है, 180। इक्वेशन 2 में भी राइट साइड में क्या दिख रहा है, 180। ठीक है। अब अगर कोई दो चीजें सेम नंबर के इक्वल हैं तो वो दो चीजें क्या होंगी, आपस में इक्वल। ये यूक्लिड का एक एक्सियोम है, उसकी स्टेटमेंट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कौन कौन सी चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी। मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी के। क्या ये समझ में आया सभी को। अब यहां पर ध्यान देना, एओसी वाला एंगल यहां भी है, एओसी वाला एंगल यहां पर भी है। अगर इस एओसी वाले एंगल को मैं यहां पर भेजूंगा तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। जिसको आप चाहो तो यहीं पर भी कैंसल आउट कर सकते हो, एंगल एओसी एंगल एओसी। तो क्या बच गया लेफ्ट साइड में आपके पास, एंगल एओडी, और राइट साइड में क्या बचा, एंगल सीओबी। मतलब ये जो आपको प्रूफ करना था, ये वाली चीज यहां पर प्रूफ हो गई। क्या ये समझ में आया सभी को। चलो कंप्लीट करो और ट्राई करो कि सेकेंड पार्ट आप खुद से करके दिखाओ। हाँ, ओके। देखो इसका प्रूफ करने के लिए मैंने सिंपल क्या तरीका यूज किया, मैंने लिखा सबसे पहले कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों 180 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस एंगल का नाम क्या है, एओडी। तो मैंने लिखा एंगल एओडी। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल एओसी। तो मैंने लिखा प्लस एंगल एओसी, और दोनों का सम करके क्या लिखा, 180 डिग्री। रीजन मैंने क्या बताया, क्योंकि हमने पढ़ा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 होता है। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इस एंगल का नाम है एओसी, तो एओसी प्लस इस एंगल का नाम क्या है, बीओसी।
इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, क्योंकि ये भी देखो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, है ना, तो इसका भी सम आ गया 180। अब दोनों इक्वेशन में राइट साइड में क्या है 180, मतलब दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैंने ये वाला जो एंगल बन रहा है AOD प्लस AOC इसको लिखा है यहां पर, और ये AOC प्लस COB ये यहां पर, क्योंकि दोनों सेम है 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां भी एंगल AOC है, यहां भी एंगल AOC है, तो दोनों एंगल AOC कट गए, तो यहां पर क्या बच जाएगा AOD, और यहां पर क्या बच जाएगा COB। AOD मतलब ये, COB मतलब ये, तो प्रूफ कर दिया ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल। समझ गए। सेकेंड पार्ट किसी का प्रूफ हुआ क्या, ट्राई किया किसी ने? किसी का हुआ? हो गया। AOC BOD, गुड, करेक्ट है। AOC COB ओके, करेक्ट है, ठीक है। देखो बाकी लोग इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है, अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, आप लोगे इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है एंगल AOC, प्लस इस एंगल का नाम क्या है एंगल BOC, और दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आया, LPA वाला रूल। फिर सिमिलर वे में ये दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो इस एंगल का नाम क्या है एंगल BOC या COB भी बोल सकते हो, और इस एंगल का नाम क्या है एंगल DOB, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर? ओके, तो ये दोनों चीजें 180 के इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल DOB। क्या ये समझ गए सभी? दोनों का राइट आपस में इक्वल हो गया। अब एंगल BOC कट जाएगा, तो क्या बचा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। कंप्लीट करो इसको जल्दी, आया समझ में? ओके, तो हटा दो फिर इसको, मैं हो गया तो सबका, जल्दी कंप्लीट करो इसको। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ऐसा डायरेक्ट हो सकता है, या फिर बोल सकता है ये स्टेटमेंट लिख दे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट